आप जानते हैं कि आज के समय में लोग पहले के मुकाबले ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ज़्यादा बीमारी से ग्रसित होते हैं। तरह तरह की बीमारी लोगों को घेरे रहती है, जिससे कि लोग समय से पहले अवकाश ग्रसित हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन शिकार हो जाते हैं। बहुत ढंग की चिंताएं उनको घेरने लगती है और आदमी की इम्यूनिटी जो है पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बिल्कुल घट जाती है। हम आज इसी संबंध में अभी हम बात करने जा रहे हैं ऋचा रंजन जी से, जो कि एक महिला होने के साथ में बहुत बड़ी क्रांति क्षेत्र में लाना चाहती हैं कि लोग को इम्यूनिटी पावर भी बढ़ी रहे और लोग का खास करके रहन सहन शैली, खान पान की शैली ऐसी बदल जाए कि वो बीमारी से ग्रसित ना हो और कोई बीमारी अगर उनको घेरे भी तो वो कि कुछ ही दिन में छूमंतर हो जाए। तो हम सारी ढंग से बातचीत इनकी करेगी। काफ़ी हाईली एजुकेटेड महिला हैं ये और देश ही नहीं विदेश में भी पढ़ के आई हैं। तो हम सारी बात इनसे जानेंगे और समझेंगे कि ये क्या करने जा रही हैं, जिससे कि आम आदमी का काफ़ी कल्याण हो सकता है। प्रत्येक लाइव में आपका स्वागत है मैम। नमस्कार मैम, पहले तो मैं चाहूँगा कि दर्शक ये जाने कि आपका क्या परिचय है। मेरा नाम ऋचा रंजन हुआ। मेरा बचपन बिहार में बीता है। अधिकांश स्कूलिंग नोटर डेम अकेडमी पटना में हुई है। उसके बाद मैंने बीटेक किया IIT रुड़की से और लगभग 11 वर्षों तक कॉर्पोरेट में काम किया है। करीब 5-6 साल पहले मैंने कॉर्पोरेट जगत को छोड़ दिया था और तब से मेरी ये अपनी यात्रा रही है प्रकृति को समझने की, हमारी जो पारंपरिक समझ थी खान पान, जीवन शैली आदि के बारे में, उसको जानने की। तो मैम ये बताएं, आपने प्रारंभिक शिक्षा पटना से किया, उसके बाद आपने 11 साल तक कॉर्पोरेट में सेवा की। तो कॉर्पोरेट सेवा करते हुए क्या विदेश कैसे गए और क्या किस चीज़ के वाइस चेयरमैन थी आप? मैं अपने ऑफिस के ही काम से विदेश गई थी कुछ एक बार, और जब मैंने छोड़ा था कॉर्पोरेट जगत को तब मैं मॉर्गन स्टैनली में वाइस प्रेसिडेंट थी। तो मॉर्गन स्टैनली वाइस प्रेसिडेंट रखते हुए अचानक आपको कैसे ख्याल आया कि हम प्रकृति के साथ जुड़े, खान पान को सुधारें, ढंग की बातें, कैसे आपके मन में ये ख्याल आया? कोई एक ऐसी घटना नहीं थी जिससे मुझे ऐसा लगा कि हमें मुझे यात्रा करनी चाहिए। ऐसे कई कारण थे जिसमें से कुछ प्रमुख थे। जैसे मेरी अपनी स्वास्थ्य समस्याएं कुछ थी, छोटी मोटी थी, बार सर्दी होना, सर दर्द आदि। उसी समय मैं माँ भी बनी थी, तो मुझे लगा कि शायद हमें बहुत अच्छे से नहीं पता है कि क्या खाना पीना चाहिए, कैसे एक बच्चे को बड़ा करना चाहिए, क्या जीवन शैली होनी चाहिए आदि। उसके साथ ही परिवार में भी स्वास्थ्य समस्याएं थी आजकल जो आमूमन होती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन आदि। समाज में ये सब बहुत आम होने लग गया था। कैंसर, ये सब बहुत आम दिखने लग गए थे समाज में। मानसिक परेशानियां भी समाज में बहुत होने लग गई थी, चाहे लोग चिड़चिड़ाते ज़्यादा थे या गुस्सा ज़्यादा करते हैं, तो सामाजिक परेशानियां भी होती हैं। तो ये सब में मुझे लगा कि कुछ गलत हम कहीं कर रहे हैं, मूल में कहीं त्रुटि कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं तो आज पहले के कंपैरिजन में कहीं अधिक है, लेकिन तभी भी हम बीमारियां इतनी ज़्यादा हो रही है। तो मैम, खास करके इसके लिए क्या पहल किया आपने, कहाँ से शुरुआत की आपने? शुरुआत में तो मैंने इस पर कुछ अध्ययन करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे कहीं लगा कि हम लोग अचानक से अपने खान पान को बहुत बदल दिए हैं, अपने रहन सहन को बहुत बदल दिए हैं, और जो पारंपरिक समझ थी, जो पीढ़ियों पे आधारित, जो पीढ़ियों के अनुभवों पर जो आधारित समझ थी, उसको हमने एकाएक बदल दिया था 1970-80 के आसपास। तो ये मुझे शुरुआत में ही लग गया था कि संभवतः यही हमारी सबसे बड़ी भूल रही है। तो खास करके जो आप कहना चाह रही हैं कि जो पहले का खान पान था प्राचीन समय में और आज के खान पान में काफ़ी अंतर आ गया है, जिसके चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इसके लिए आपने क्या शुरुआत की, क्या पहल की आपने? बिल्कुल प्राचीन तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि 70-80 कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ दशक पहले की ही बात है। तो हमने एकदम से खेती को इंडस्ट्रियलाइज कर लिया, औद्योगिक खेती हम करने लग गए। हमने पशुपालन को भी औद्योगिक कर दिया, जिसमें बीज कृत्रिम होने लग गए, जिसमें हमारा जो पशु हैं वो भी देसी के जगह हम हाइब्रिड आदि करने लग गए। तो मूल में वहाँ पे हम गलती करने लग गए थे। मैंने अपने निजी
जो मेरी यात्रा रही थी बदलाव की, उसमें मैंने शुरुआती बदलाव किए थे। जैसे अनाज को मैंने जो हमारे पारंपरिक अनाज होते थे, मोटे अनाज, जैसे मरुआ है, बाजरा है, ज्वार है, समा, कोदो, चिन्हा आदि, ये सब का प्रयोग शुरू किया। गेहूं का प्रयोग बंद किया, क्योंकि पारंपरिक तौर पे गेहूं को ना के बराबर खाया जाता था, और आज तो गेहूं कृत्रिम भी हो गया है, उसके बीज कृत्रिम हो गए हैं। उसके बाद चावल भी, देसी चावल का प्रयोग शुरू किया मैंने, जो हमारे यहाँ पहले लाल चावल होता था, ये सब आदि का प्रयोग शुरू किया। नमक, जो आज हम टेबल सॉल्ट, जो एक रासायनिक नमक होता है, उसकी जगह प्राकृतिक नमक का प्रयोग किया, जो पारंपरिक तौर पे जैसे किया जाता था, सेंधा नमक, काला नमक, इसका प्रयोग प्रारंभ किया। तेल भी, जो रिफाइंड तेल आदि आज होते हैं, उसको बंद किया। उसकी जगह जो रॉ प्रेस, जिसको कोल्हू में पेराया हुआ तेल कहते हैं, सरसों का तेल, उसका प्रयोग प्रारंभ किया। दूध के सभी चीज़ें बंद कर दिए। देसी गाय का घी का प्रयोग प्रारंभ किया, बाकी दूध के सभी प्रोडक्ट्स बंद कर दिए मैंने। उसके बाद चीनी का प्रयोग बिल्कुल ही बंद कर दिया। उसकी जगह पे देसी गुड़ या शुद्ध मध का प्रयोग शुरू किया। ये सब छोटे छोटे बदलाव किए मैंने। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल बंद कर दिए। जो भी मसाला आजकल आता है बाजार का, वो बंद कर दिया। सब कुछ घर में बनाना शुरू किया। तो ऐसे मैंने शुरुआत में ये सब बदलाव किए। मैम, इसके बदलाव से क्या अंतर देखा आपने? मुझे अपने जो शारीरिक समस्याएं थी उसमें बदलाव दिखा। मानसिक रूप से भी मुझे लगा कि मैं अधिक शांत रहने लग गई थी, और मुझे अपने सोच में भी बदलाव दिखने लगे। अनेक प्रकार के और भी जो घरों में रसायनों का प्रयोग होता है, चाहे वो हमारे नहाने धोने में हो, या कपड़ा धोने में हो, या मेकअप आदि में हो, सबका मैंने प्रयोग करना बंद किया। उसकी जगह जो भी प्राकृतिक ऑल्टरनेटिव्स थे उनको यूज़ करना शुरू किया। तो मुझे बहुत इसके लाभ दिखे। मैम, ये तो सही बात है, आपने लाभ दिखे, लेकिन ये आम आदमी कैसे अपनाए, कैसे मतलब इसका फैलाव हो, कैसे ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, इसके लिए कोई मुहिम आपने शुरू की है? यात्रा तो मैंने अपने आप से शुरू की थी, फिर परिवार के लोग भी जुड़ते गए, और फिर आसपास के लोग भी जुड़ते गए। और जो कोरोना काल आया, इसमें इम्यूनिटी की बात होने लग गई कि हम ध्यान दें कि इम्यूनिटी हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है। तो कोरोना काल में लोगों ने इम्यूनिटी की बात प्रारंभ की, तो लोग इस ओर जागरूक होने लग गए, और लोग भी जुड़ते गए। तो धीरे धीरे बहुत लोग बदलाव करने लगे। जैसे एक बदलाव जो बहुत लोग अब कर रहे हैं, वो है सरसों का तेल, सेंधा नमक, हल्दी, कोयला आदि से अपने दांत और मसूड़ों का मंजन करना। रासायनिक टूथपेस्ट आदि को के जगह इन सब से दंत मंजन करना, जो कि हमेशा से हम करते आए हैं पारंपरिक तौर पे, और बहुत लोगों को इससे लाभ भी हो रहा है। और अब तो आयुष मंत्रालय भी तेल का कुल्ला और नस्या को रेकमेंड कर रहा है कोरोना के लिए। ये सभी चीज़ें हमारे आयुर्वेदिक दिनचर्या में हमेशा से इनका ये भाग रहे हैं। तो धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते गए, और उनको भी लाभ हो रहा है। मैम, योगा और हर्बल का आप सपोर्ट करती हैं या नहीं? बिल्कुल, ये तो हमारे देखिए, ये हमारे जो होलिस्टिक लिविंग होता था, लाइफस्टाइल होता था, उसका भाग रहा है। तो हर्बल मतलब क्या हुआ, जैसे लोग कहते हैं आज ऑर्गेनिक हवा बना के रख दिया है। ऑर्गेनिक मतलब प्राकृतिक। तो हम सभी प्रकृति से ही बने हैं, पंचभूतों से बने हैं। तो पंचभूत क्या है? प्रकृति है। तो हम तो स्वयं ही प्रकृति से बने हैं। तो हम जब स्वयं प्रकृति से बने हैं, तो हमें अप्राकृतिक चीज़ कैसे हमारे लिए अनुकूल हो सकता है। तो जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि हम स्वयं ही प्रकृति से बने हैं, तो ये सारे जो हम शब्द गढ़ रहे हैं आज, हम समझ जाएंगे कि ये बस मार्केटिंग टैक्टिक्स है। प्रकृति को समझेंगे तो हमें सब बातें स्वतः ही समझ में आने लगते हैं। मैम, आज आप देख रहे हैं कि जो हर्बल के नाम पर, खासकर योगा के नाम पर, आयुर्वेदिक के नाम पर, होम्योपैथी के नाम पर कई कंपनी आज, मतलब कि हाँ, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कई बड़े बड़े कंपनियां जो हैं, मतलब उत्पाद बना के बाजार में बेच रही हैं। उनका डुप्लीकेट उत्पाद भी बाजार में बिक रहा है, चाहे उनका उत्पाद भी असरकारक नहीं हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया आपका? नहीं, मैं कोई ब्रांड के बारे तो कुछ नहीं बता पाऊंगी। मैं संभवतः कोई ब्रांड यूज़ ही नहीं करती हूँ। जैसे कि अगर मुझे दांत और मसूड़े साफ करने होते हैं, तो मैं सरसों का तेल लेती हूँ, सेंधा नमक लेती हूँ, और हल्दी लेती हूँ।
कभी कभी कोयला लेती हूँ, तो मुझे इस ब्रांड की इसमें ज़रूरत ही नहीं होती है। ये सभी चीज़ें मुझे प्रकृति से मिली जाती है, या नीम का दत्वन है, बबूल का दत्वन है, करंज का दत्वन है, इसमें ब्रांड की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं अपने जीवन में तो मुझे लगता है प्रकृति मुझे अधिकांश चीज़ें दे देती हैं, तो ब्रांड की इतनी आवश्यकता मुझे नहीं होती है, तो इसलिए मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, तो मैं विशेष बता भी नहीं पाऊँगी। मैम अंतिम क्वेश्चन कि आपने इसके लिए, इसकी मुहिम छेड़ने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया है, या आगे आपका कोई रोड मैप है, कोई प्लान है मैम इसको लेकर के? जैसा मैंने कहा कि भोजन हमारा खेतों से आता है, तो जब तक हम समझेंगे नहीं कि खेती में हम क्या गलती कर रहे हैं, हम नहीं समझेंगे कि भोजन में क्या गलती हो रही है। तो खेती को हमें बिल्कुल उसको ठीक करना होगा, क्योंकि जब तक हम खेती ही रासायनिक करते रहेंगे, हिंसात्मक खेती करते रहेंगे, तो हमारा भोजन भी रासायनिक रहेगा, हिंसात्मक रहेगा, और जैसा अन्न वैसा मन। अगर हमारा अन्न हिंसात्मक और रासायनिक है, तो हमारा मन भी हिंसात्मक और रासायनिक रहेगा। हाँ मैम, आगे कोई रोड मैप है, मैं कोई प्लेटफॉर्म है मैं जिसको इसको चलाएंगे इस चीज़ को? मेरा एक फेसबुक पेज है, रिचा द नेचुरलिस्ट, जिसमें मैं जो मेरी बात होती है उसको मैं साझा करती हूँ लोगों के साथ, और लोग भी उससे जुड़ते हैं, और वो उनकी बातें भी मैं उस पर साझा करती हूँ, वो खुद भी साझा करते हैं, और अगर वो मुझे मैसेंजर आदि पे लिख के भेजते हैं तो मैं उसको जितना संभव हो सकता है साझा करती हूँ। इसको बढ़ाने का कोई और आइडिया है? अगर लोगों को लगेगा कि प्रकृति से जुड़ने में उनका भविष्य है, तो मेरी समझ से ये आइडिया स्वतः ही बढ़ जाएगा, और अगर नहीं लोगों को लगेगा तो फिर हम कितनी भी कोशिश करेंगे नहीं होगा। तो मैंने जो बदलाव किया और मुझे जो उससे लाभ मिला है वो मैं लोगों को बताती हूँ, और लोग भी जो उससे जुड़ते हैं वो बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जैसे ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तो ये ग्रोथ भी ऑर्गेनिकली होता जाएगा अगर लोगों को लाभ होता जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे ऋचा रंजन जी, जो खास करके 80-90 के दशक में जो लोग खेती करते थे, जो खान पान था उनका, जो रहन सहन की शैली था, उसको अपनाने की बात कर रही हैं, उस पर जोर दे रही हैं, और कह रही हैं कि अगर इसको लोग अपनाएंगे तो कम बीमार पड़ेंगे, और अवसाद से कम ग्रसित होंगे। और ख़ास करके जो कोरोना काल अभी आया हुआ है, इम्यूनिटी की बात हो रही है, तो इम्यूनिटी काफ़ी हद तक उन लोगों की बढ़ जाएगी और कोरोना बेअसर साबित होगा। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बता रही हैं कि हम अपने फेसबुक पेज पर हमेशा इसको साझा करते हैं, जिससे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग इससे जुड़ रहे हैं। अगर लोग कोई क्वेश्चन भी देते हैं तो उसके जवाब भी लिख के देते हैं। तो आप देखते रहिए प्रत्येक लाइव, अपने साथी दीपक के साथ अजय शंकर पटना। जल ही जीवन है, और इस जल के लिए आपका, हमारा, हम सभी का साथी विप्रा पंप्स, बिजली की कम खपत के साथ लो मेंटेनेंस और चले सालों साल। विप्रा पंप्स, बूंद बूंद में जीवन। स्वाति, टीवी फ्रिज ऐसी सब बंद करो, पानी भरना है, पानी खत्म हो गया। विप्रा पंप कम वोल्टेज में भी देता है भरपूर पानी। High quality, low maintenance and easy repair system. ISO certified Wipra pumps and motors.